अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं, अपने पास आ गया एक प्रेग्नेंट लेडी है और रिमोट एरिया से आई है, हेपेटाइटिस ई होगा उसमें। अच्छा, मैंने वैसे एमसीक्यूज़ जो देखे हैं ना, उसमें मोस्टली जब भी प्रेग्नेंट लेडी आ रही होती है तो वो हेपेटाइटिस ई ही उसमें करवा रहा होता है। वैसे मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हेप ए ही है, हेपेटाइटिस ए ना, वही सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल पेशेंट्स में, अपना प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी। लेकिन मोस्टली सिनेरियोज़ में ऐसा देखा है, अगर वो पूछ लेना कि मोस्ट कॉमन कौन सा होगा प्रेग्नेंट लेडी में, तब हम लोग कहेंगे कि वो है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, अगर वो पूछ लेता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, फलाना हुआ उसको, वहाँ गई यहाँ गई, जो अब आई है, हेपेटाइटिस है, कौन सा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर उसका हेपेटाइटिस ई ही होता है। सही है, उसका प्रेग्नेंट लेडी ऐड करने का मकसद ही ये होता है उस टाइम। लेकिन अगर वो सारी यही स्टोरी बताकर आपको कहे कि प्रेग्नेंट लेडी थी, यहाँ गई वहाँ गई, और अब उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो अब है ये आपने बताना है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ओवरऑल कौन सा है, हेपेटाइटिस ए है। रिमोट एरिया से अगर बंदा हो के आए तो वो आपने हेपेटाइटिस ई लगाना है मोस्टली, ये वही आपको समझाया मैंने। हेपेटाइटिस डी मोस्ट हाईएस्ट मोर्टेलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, वैसे ये को इन्फेक्शन के तौर पे होता है, या तो पहले बंदे को हेपेटाइटिस बी हो, उसके बाद उसमें हेपेटाइटिस डी हो सकता है। एक बंदा है, उसका आप सस्पेक्ट कर रहे हो हेपेटाइटिस डी, आपने सिर्फ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाया, वो नेगेटिव है, तो उसमें हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता, क्योंकि बी के बगैर डी नहीं हो सकता। लीथल कौन सा है, हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में लीथल है। उसके अलावा ये उसने बता दिया। ओरल फीकल रूट, ए और ई दोनों ओरल फीकल रूट से ट्रांसफर होते हैं। हिपैटिक कार्सिनोमा, वो तमाम जो सिरोसिस करवाएंगे वो कार्सिनोमा करवा सकते हैं, जिसमें बी सी, पाकिस्तान में सी कॉमन है, हमने देखा है। ये बाहर की है, पाकिस्तान में सी इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ HCC। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है, इसके साथ पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा और ए प्लास्टिक, मतलब ये वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, मीडियम वेस्कुलाइटिस है गालबन, और इसमें ये होता है कि मतलब डेफिनेटली इस्कीमिया होता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होती है। हेपेटाइटिस सी आ गया इसमें, ये इन चीज़ों के साथ ITP आ गया, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया आ गया। चलें, अच्छा ये आगे एक MCQ आएगा इस हिसाब से कि मोस्ट कॉमन रूट हेपेटाइटिस बी और सी का क्या है इन डॉक्टर्स, इन नर्सेज। उसमें ये आंसर है कि इंजेक्शन विद, जो कि हम सबको पता है। अच्छा, पहले हेपेटाइटिस ए के मतलब बात कर लेते हैं। इसमें ये आ गया कि एक 220 बच्चे हैं, उनको ना फीवर है, बॉडी एक एपेटाइट कम हो गई है, येलो डिस्कलरेशन, मतलब इकट्ठे एक वबा की तरह फैला है। तो ये हेपेटाइटिस ए है, मतलब किसी पानी में, किसी फूड में इस तरह आ गया और जिसने उसे खाया वो इफेक्ट हो गया। चिक पीस या फिर छोले खाए एक बंदे ने रोड पे, तो हेपेटाइटिस ए हो गया उसको। सेम सिनेरियो, हेपेटाइटिस ए हो गया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी क्या है, हेपेटाइटिस ए। अच्छा, मोस्ट लाइकली काज ऑफ जॉन्डिस डी रेंज LFTs इन प्रेगनेंसी, मोस्ट लाइकली काज, मोस्ट कॉमन काज, हेपेटाइटिस ए। अच्छा, मोस्ट फ्रीक्वेंट पाकिस्तान में, मोस्ट फ्रीक्वेंट एशिया में हेपेटाइटिस ए, और मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस इसकी होती है, ठीक हो जाता है कुछ अर्से में बंदा। हेपेटाइटिस बी एंड डी, डेल्टा एंटीजन अगर मिल रहा है तो हेपेटाइटिस डी है, और ये क्रोनिसिटी को शो करता है, मतलब बी होगा फिर डी होगा, मतलब क्रोनिसिटी को शो करेगा। हेपेटाइटिस, विच हेपेटाइटिस हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, हेपेटाइटिस डी। अव्वल तो होता मुश्किल से, लेकिन जिसको हो जाए फिर उसको छोड़ता कुछ नहीं। हेपेटाइटिस डी इज एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, ब्लड बोन कंटेंट से भी सबसे ज़्यादा यही फैलता है। सही है। हेपेटाइटिस विच इज एसोसिएटेड विद वेस्कुलाइटिस, हैप बी। वेस्कुलाइटिस, हैप बी। वेस्कुलाइटिस, हैप बी। बेस्ट मार्कर फॉर हैप बी मॉनिटरिंग, ALT, SGPT, या फिर सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमाइनेस, SGPT। टेस्ट यूज टू बेस्ट मॉनिटर हैप बी। हैप बी को मॉनिटर करना है, आप ALT करवाते रहते हो, आप देखते रहते हो कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो ALT, AST, वैसे तो हम सारे टेस्ट ही करवा रहे होते हैं, हमें पता है। ALT, AST, बिलीरुबिन, ये हम सारे करवा रहे होते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग के लिए हैप बी का कौन सा है, ALT, SGPT। एक पेशेंट आया है, हेप सी RNA पॉजिटिव है। एक तो है ना, हम लोग टेस्ट करवाते होते हैं अपने वार्ड्स में, उसके स्क्रीनिंग के लिए, NT HCV,
वो पॉजिटिव है ना, तो वो तो सस्पेक्ट करते हैं कि इसको अब एक्टिव है कि नहीं, उसके लिए हम लोग पीसीआर करवाते हैं ना, पीसीआर आरएनए। तो ये वही उसका रिजल्ट है, जब पीसीआर ऑन पीसीआर लिखा भी हुआ है, ऑन पीसीआर, जब पीसीआर पे आ जाता है ना, तब कंफर्म करते हैं कि हाँ अब इसको एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, और तब मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं। तो पेशेंट आया, उसको ये था, उनको इंटरफेरॉन और इबाविरिन स्टार्ट करवाते हैं। हमारे पास तो ये उधर विक्टोरिया में आते हैं, हर महीने आते हैं, अपनी मेडिसिन लेके जाते हैं। अच्छा, अ मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ, अच्छा तकरीबन 3 माह तक का कोर्स होता है इसका, उसके बाद हम दोबारा चेक करते हैं, वायरल लोड चेक करते हैं, अगर रिज़ॉल्व हो जाए तो ठीक है। एक मेल है, उसको ना ठीक है, HB10 है, MC भी ठीक है, मैचुरेशन, बोन मैरो शोड इंक्रीज्ड आयरन स्टेनिंग, व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? हेप सी, 1 साल से मरीज़ है। अच्छा ये मैंने वैसे ना, ये रह गया मुझसे, इसको मैं बाद में ऐड कर दूँगा। A patient with multiple violaceous nodules on chin and लैकी बक्कल, ये ना लाइकन प्लेनस की उसमें थोड़ा सा डिटेल्स बताई हुई है, तो ये उसकी एसोसिएशन है हेपेटाइटिस सी के साथ। ठीक है, चलें। इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्राइएड्स, अभी देखो उसने ये ना वो बता रहा है, मतलब लीवर की ना चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई है, फाइब्रोसिस वगैरह हुई है, इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन्फ्लेमेशन है पोर्टल ट्राइएड पे है, एडजेसेंट लोब्यूल्स, इन्फ्लेमेशन पोर्टल एरियाज पे, टर्मिनल हेपेटिक वेन के पास लिवर नेक्रोसिस हो गई है, मतलब क्या चल रहा है, क्रोनिक उसको चल रहा है, वेर एंड टेयर चल रहा है। तो ऑप्शंस में क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस सी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, बी लिखा था ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये था तो ये सही है। पर्सन है, इन्वेस्टिगेशन के अलावा एट HCV पॉजिटिव आ गया, अब क्या करवाओगे? अब पीसीआर करवाओगे, पीसीआर आरएनए करवाओगे। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिवर सिरोसिस इन अडल्ट मेल, बिल्कुल हेप सी है, मोस्ट कॉमन हेप सी है सिरोसिस का काज। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का भी मोस्ट कॉमन HCC है हेपेटाइटिस में से। मोस्ट कॉमनली नॉन HCC कार्सिनोमा का डेवलपिंग कंट्रीज में बी भी है, सी भी है, उसमें था, लेकिन हमारे ज़्यादा कॉमन क्योंकि होता भी मतलब ज़्यादा कॉमन क्रोनिसिटी में हेप सी जाता है ना, तो वो क्रोनिक रहेगा तभी सिरोसिस होगी और तभी HCC तरफ जाएगा। Which of the following has oral fecal route of transmission? हैप ए बी, हैप ई बी, fecal oral route हैप ई लिखा है, ऑप्शन में सिर्फ ये होगा fecal oral route हैप ई। एपिडेमिक हैप ई भी करवाता है, ए भी करवाता है। मोस्ट लीथल इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैप ई, ठीक है। मोस्ट डेंजरस इन प्रेगनेंसी हैप ई, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, दूर से कहीं से घूम के आई है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली प्रीवेलेंट, जब मोस्ट लाइकली इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो अब ये नहीं है, अब इसका हैप ए होना चाहिए। मोस्ट लाइकली प्रीवेलेंट कौन सा है, विच टाइप इन द प्रेग्नेंट वुमेन, ये नहीं उसने कहा कि इस वुमेन में कौन सा है, ठीक है, इसमें होता तो पूछते, लेकिन यहाँ हैप ए आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक जिस तरतीब से हम चल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका हैप्पी है तो बाकी कई का हैप्पी होना चाहिए। जब एक देखो प्रेग्नेंट वुमेन आई है, 38 वीक पे है, जॉन्डिस है, RFT रेंज है, अब लाइकली हम हैप्पी को सोचेंगे, ठीक है। एक प्रेग्नेंट वो फीमेल है, 36 वीक पे आई है, बिलीरुबिन ये आ रही है, मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग पूछ लिया तो हैप्पी है, ये बात तो खत्म। एक 38 वीक की है, प्रेग्नेंट है, रिमोट एरिया से होके आई है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली प्रीवेलेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन, अब उसका उसने हैप ई कह दिया, चलो सपोज मान लेते हैं। अगला देखने हमने, प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेजेंट्स टू 38 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑन मोस्ट लाइकली काज इज हैप ए। अब देखा, अब ये चीज मतलब इधर उसने पूछा कि मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस कौन सा है, बाकी सिनेरियो निकाल दो, आगे स्टेप उसने पूछा क्या है, विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली प्रेवलेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन, वो हैप्पी, और यहाँ मोस्ट लाइकली काजेज हैप्पी, तो कोई बहुत ज़्यादा खास एसोसिएशन नहीं, लेकिन मोस्ट ना इतना मसला होता भी नहीं है, ऑप्शंस के अंदर ना वो हैप ए या हैप ई एक ही दे रहा होता है, तो ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए बात की कि क्या हो क्या रहा है। अब रिमोट विलेज से हो क्या है, तो क्या रिमोट विलेज में हैप ए नहीं होता, तो सेंस नहीं बनती बात की। अच्छा, एक प्रेग्नेंट लेडी है, रेज SGPT है, ठीक है भाई, हैप्पी प्रेग्नेंट पेशेंट है, एंशियस है, वायरस पढ़ लिया उसने 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 कहीं से पढ़ लिया कि कौन सा सबसे डेंजरस वायरस है, वो हैप ई है उसके लिए।
Most common cause of liver cirrhosis Hep C है, one of the following organism is blood borne Hep B है, sexually भी और blood borne भी Hep B है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस, इसलिए बी पहले जब हम लोग वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी और बगैर खास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो उस टाइम हेप बी बहुत ज़्यादा फैलता था इसके साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, काफ़ी अच्छा सेटअप होता है, पहले चेक वगैरह करते हैं अच्छे इलाकों में, अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रॉपर चेक करते हैं। जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे सीएमवी का, वो पूछता है कि एक सीएमवी वायरस है, ये भी फैलता है। वैसे ना ये अगर आप किसी बंदे को मतलब किसी ब्लड प्रोडक्ट से भी फैलता है, ये इसमें ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिस तरह के छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को ना, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में, उनमें भी मेजरली इन्फेंट्स को ज़्यादा, उसके फीटस को इफ़ेक्ट करता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स जो होते हैं, जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, इनमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इनमें जब इफ़ेक्ट करता है ना, तो ये तबाही फेर देता है। तो वैसे ही अगर आम बंदे में कोई हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पे इफ़ेक्ट करे, तो हेल्थी को नहीं कुछ कहेगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी सारे टेस्ट होते हैं बाकायदा, और उसके बाद ही ब्लड डिलीवर किया जाता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से है, बी आ गया। फैटी चेंजेस इन लिवर, मोस्ट हैव बी सी। अच्छा, हमारे बाहर के मुल्कों में अल्कोहल है मोस्ट कॉमन काज फैटी चेंजेस का। हमारे अगर ये पूछते हैं ऑप्शन में है बी और सी आता है, तो ये है। अगर इसके अलावा साथ में ये आता है कि फैटी फूड, तो हमारे जो फैटी चेंजेस आते हैं ना लिवर में, हमारे मोस्टली फैटी लिवर का काज ये है अपना फैटी फूड। हमें ना अक्सर अवाम जिनके अल्ट्रासाउंड करवाया ना हमने, उनमें फैटी लिवर तो मतलब आते ही आते हैं ना, वो तो एक मतलब आम चीज़ है, मतलब ग्रेड 1 का ही हो, लेकिन आते ही आते हैं, क्योंकि हमारी डाइट ही ऐसी है। अच्छा, पेशेंट जॉन्डिस है, बिलीरुबिन लेवल्स उसके 10 है, कंजुगेटेड है मेनली। तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस कंजुगेटेड करवाते हैं, ठीक है। वैसे ना हेपेटाइटिस में देखो जाए तो बस डिटेल्स में नहीं जाते। इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्टल ट्रायड्स, स्पिलिंग इनटू लोब्यूल्स, लिवर सेल नेक्रोसिस हुई पड़ी है, मतलब एक कोई वेयर एंड टेयर चल रहा है, क्रोनिसिटी चल रही है, तो क्रोनिक एक्यूट हेपेटाइटिस चल रहा है, क्रोनिक हेपेटाइटिस चल रहा है। फाइब्रोसिस उसकी अलामत है, मतलब पहले वेयर एंड टेयर होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी। क्रोनिसिटी का क्या माइक्रोस्कोपिक, एशियाटिक कोलेंजियो हेपेटाइटिस, ये एक ना पैरासाइट है। ये जाता है, ये जाकर ना बाइल डक्ट वगैरह में ना, जो इन एक्स्ट्रा हेपेटिक होती हैं, उनको जाके ना ये ब्लॉक करता है। तो ये वो उसके साथ कोलिस्टेसिस पैटर्न के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, जिस तरह स्टोन के साथ प्रेजेंट नहीं करता, बिल्ली स्टोन के साथ, उस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है, मतलब ये जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो और तो ये सब प्रेजेंट करता है। तो एशियाटिक कोलेंजियोपेरेटिस ऑप्शन में ये था सिर्फ, बाकी और दूसरे लिखे होते तो आपने नाम रटा मारने। कोलोन कोलोनोर्किस सेनेंसिस। अच्छा, एक पेशेंट आया, इन्फेक्टिविटी ऑफ हैव बी पेशेंट ऑन सीरोलॉजी, हैव बी एनवेलप एंटीजन पॉजिटिव है, हैव बी एनवेलप एंटीबॉडी नेगेटिव है। अच्छा, इन्फेक्टिविटी मतलब ये कि वो कैसे इन्फेक्ट मतलब फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो उसको शो, ये बात तो हमें पता है, बल्कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि इजी रह जाएगा। देखो, पहले आ गया एच बी सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन का होना शो करता है कि वायरस पड़ा है, सही है। और यूं समझ लो ये वायरस की फौज है। जितना ज़्यादा सरफेस एंटीजन होगा, मतलब वायरस मौजूद है, वायरस की फौज मौजूद है, सही है। हैप ये एनवेलप एंटीजन हमें पता है, एनवेलप जिस तरह कोई चीज़ किसी को देनी हो तो एनवेलप में देते हैं ना, तो अगर इसने किसी में ट्रांसफर होना होना तो एनवेलप एंटीजन होता है। एनवेलप एंटीजन होना ज़रूरी है। एनवेलप एंटीजन इन्फेक्टिविटी को शो करेगा कि ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरों को कि नहीं, इसका ब्लड निकाल के किसी और को दूंगा तो वो इन्फेक्ट होगा कि नहीं, ये चीज़ शो करेगा। तो ये मतलब यूँ समझ लो कि इसके व्हीकल है ट्रांसपोर्ट होने के लिए ना, है एनवेलप एंटीजन का होना। एंटी एच बी कोर, एंटी, ये जो एंटी है इसका मतलब इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ फौजें जो हमारी तरफ से आएंगी। सरफेस एंटीजन इसकी अपनी फौज है, और एच बी सी हमारी फौज है, सही है। तो अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन मतलब इसकी फौज आई हुई है,
और ये ट्रांसमिट भी हो जब भी ये पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब जब बंदा होगा तभी ट्रांसमिट होगा इन शॉर्ट। है ही नहीं जब वो उधर इन्फेक्शन वायरस ही नहीं है तो ट्रांसमिट कहाँ से होगा? तो यहाँ से सिंपल याद कर लें कि जब ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, बात खत्म। अच्छा, इसकी फ़ौज आई है और हमारी फ़ौज भी मौजूद है लड़ने के लिए। सबसे पहले जब आईजीएम आती है ना, आईजीएम ये बड़े बंदे हैं, ये एक्यूट फ़ेज़ में आके लड़ते हैं, ठीक है? लेकिन जब लंबी बात चली जाए, क्रोनिसिटी में चली जाए तो फिर ये ना आईजीजी आ जाती है, ये ज़्यादा छोटे बनते हैं लेकिन ये लड़ते रहते हैं काफ़ी अर्सा क्रोनिसिटी में, सही है? तो अगर आईजीएम मौजूद है तो ये एक्यूट है, और अगर आईजीजी मौजूद है और ये भी मौजूद है, मतलब भी जंग चल रही है दोनों तरफ वाली फ़ौजें है ना, तो ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है, अभी क्रोनिक चल रहा है, इसमें इन्फेक्शन है, अभी एक्यूट चल रहा है। अच्छा, अगर इनकी इनकी फ़ौजें खत्म हो गई हैं और हमारी फ़ौजें हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोगों ने उधर इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ना। अच्छा, इस चीज़ को आगे देखते हैं, इस चीज़ को देखो, इन नेगेटिव है, आईजीएम है, इन दोनों चीज़ों को बाद में देखते हैं। इधर आ जाओ। सरफेस एंटीजन को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एंटी एंटी एचबी सरफेस, ये ना इम्यूनिटी को शो करता है। अगर ये आ जाए ना बॉडी में, इसका मतलब है इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, सही है? अब देखा जाए तो ये नेगेटिव है, मतलब अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, पॉजिटिव हो गया, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अच्छा ये पॉजिटिव हो गया और हमारी फौजें भी मौजूद हैं। इसका मतलब है जंग हुई थी, जंग के आसार उधर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है जंग हुई थी और अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो ये है प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई है। अच्छा, इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई है लेकिन ना हमारी जंग है, ना फौज है, ना उनकी फौज है, मतलब कोई आसार ही नहीं जंग के, तो इसका मतलब है कि इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन, के वैक्सीनेशन से ही आके सीधी के इम्यूनिटी हो गई है हमें, कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ वायरस से, पहले इम्यूनिटी डेवलप होगी, हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली, ठीक है? इसकी वैक्सीनेशन कैसे होती है? इसकी होती है 0 डे पे, आज करवाऊँगा, 1 महीने बाद करवाऊँगा, 6 महीने बाद करवाऊँगा, हम सब ने करवाई थी जब हम लोग एडमिशन हुआ था हमारा ना, 5 महीने बाद भी होती है, 1 0 1 5 भी होता है। विंडो पीरियड, विंडो पीरियड क्या होता है? जब विंडो पीरियड ये होता है कि जंग फतह होने के बाद जब आईजी, तो उसमें ये है कि सरफेस एंटीजन चला गया लेकिन सरफेस एंटीबॉडीज अभी नहीं आई, उस दौरान जो पीरियड है ना उसे कहते हैं विंडो पीरियड। मतलब आप यूँ देखो कि ये वाला, ये भी, ये इसके इससे पहले, ये तो तब है ना कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीजन चला गया सरफेस एंटीजन, और ये पॉजिटिव आ गई सरफेस एंटी एच। इसके नेगेटिव होने से पहले, इसके नेगेटिव होने के बाद और इसके पॉजिटिव होने से पहले जो पीरियड होता है ना उसको कहते हैं विंडो पीरियड, और इसमें ये पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव होता है। रट्टा मारे तो बस ये मार लेंगे अगर सिर्फ हमारी फौजें मौजूद हैं, सिर्फ हमारी, ना इम्यूनिटी डेवलप हुई है ना कुछ उनका है, तो सिर्फ हमारी फौजें मौजूद उधर घूमी जा रही हैं, तो ये विंडो पीरियड है। जैसे विंडो शॉपिंग होती है वो विंडो शॉपिंग करिए वहाँ। ज़्यादा शायद मैं कॉम्प्लिकेट करते हैं इस टेबल को, लेकिन चलें, जिनको नहीं आता था उनके लिए ईज़ी हो जाएगा, जिनको आता था उनका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अपने पास आ गया कि एक, अच्छा एक प्रेग्नेंट लेडी है, अब ये चीज़ें ना टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इस पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, आपने खुद ही देख लेना, कोई बात मसला हुई तो अपने कमेंट्स में पूछ लेनी है। बस इसका यूँ देख लो कि आप इसका ना ये एंटी वो पॉजिटिव है, ठीक है? कोर एंटी पॉजिटिव है, मतलब हुई है जंग, और इसमें अपने पास क्या आ गया? पास्ट एक्सपोज़र की वजह से, ठीक है? बस आ गया सिर्फ, और ठीक है, देखो सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, मतलब उनकी फ़ौज नहीं है, हमारी फ़ौज है, तो बस ठीक है। नॉन रिएक्टिव एंटी एच, ये देखो कोर कोर रिएक्टिव है, कोर रिएक्टिव है मतलब कि हमारी फ़ौज है, और सरफेस एंटीजन नॉन रिएक्टिव है, मतलब उनका नहीं है, हमारी है एक्सपोज़र। इसमें ना उसने वैसे ना उसको उसको जो चीज़ देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी एंटी सरफेस एंटीबॉडीज़, एचपी सरफेस, उसका प्रेजेंट होना वो ज़्यादा इम्यूनिटी को शो करता है, इसने बस बस वो नहीं दी, इसने बस ये दिया कि क्योंकि ये विंडो पीरियड में भी ऐसा ये प्रेजेंटेशन हो सकती है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये हमारी फौजें हैं उनकी नहीं है, और बस बात खत्म। पोस्टर एक्सपोजर मतलब उनको हम हरा हरा चुके हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ उसने दे दिया कि सर फेस एंटीजन अभी नेगेटिव है और कोर अभी पॉजिटिव है, एनवेल्प एंटीजन भी नेगेटिव है। अच्छा, ये विंडो पीरियड उसने कह दिया, लेकिन अब ये ना डिफाइन नहीं करता एग्जैक्टली विंडो पीरियड में, इसमें एक चीज़ और भी देनी चाहिए कि सरफेस एंटीबॉडीज़ भी अभी नहीं आई,
वो भी नेगेटिव है। अब ये विंडो पीरियड है, मतलब तो ये भी पोस्ट पिछले की तरह पास एचबीवी एक्सपोजर हो सकता है कि हमारी फौजें हैं उनकी नहीं है बस। अब इम्यूनिटी शो करने के लिए सरफेस एंटीजन का होना ज़रूरी है। अगर सरफेस एंटीजन सरफेस एंटीबॉडी बॉडी आ गई है तो ये इम्यूनिटी है पोस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन से, और अगर नहीं आई तो ये विंडो पीरियड है। अच्छा है बी का ना ठीक है, सरफेस एंटीबॉडीज ये प्रीवियस वैक्सीनेशन को शो करती है, इम्यूनिटी को शो करती है। पोस्ट सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि चल रहा है, एक्यूट मतलब इन्फेक्शन चल रहा है। अब वो भला क्रोनिक है, वो जो भी ऑप्शन में है वही आंसर है। अ पर्सन इज सेड टू बी क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर कब कहेंगे? जब 6 माह से ज़्यादा तक वो चीज़ एंटीजन पॉजिटिव आता जा रहा है ना, आप करवा रहे हो और वो पॉजिटिव है। सरफेस एंटीजन अगर 6 माह से ज़्यादा तक रहे। आईजीएम भी पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन मतलब हमारी अभी एक्यूट वाली फौज भी मौजूद है, उनकी फौज भी आई हुई है और ट्रांसमिशन भी है, तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस चल रहा है ना, उनकी फौज भी है, वो तो पॉजिटिव हो गई, और हमारी एक्यूट वाली फौज आई हुई है तो एक्यूट बी हेपेटाइटिस है। अच्छा, कौन सी ऐसी एस्ट्रोलॉजी जो बताएगी कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है? वो ये है कि जब एनवेलप एंटीजन पॉजिटिव है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो ये इन्फेक्टिविटी का शो करेगी। अच्छा, कब शो करेगी? जब एनवेलप एंटीजन है, एंटीबॉडीज नहीं, एंटीबॉडीज बन गई ना तो एंटीजन खत्म हो जाएगा, आई गेस सो। अच्छा, ये सब कुछ आ गया एक बंदे को, ठीक है। हेपेटोसेलुलर बलूनिंग भी है और ये इन्फ्लेमेशन है, ये ना क्रोनिक। अच्छा, हेप ए बी में होती है ये बलूनिंग, टायरसीन सब कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह चल रही है, सरफेस एंटीजन करवाओ, ठीक है। Hepatitis C is the most common cause of HCC in Pakistan. थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है ये वर्ल्ड वाइड, HCC। क्रोनिक हैप बी मोस्ट कॉमन काज ऑफ HCC वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में कॉमन भी हैप बी है हमारे हैप सी को। क्रोनिक हैप सी मोस्ट कॉमन काज इन पाकिस्तान एंड यूरोप। ये सब कुछ आ गया, छोड़ो, यहाँ से शुरू करते हैं। प्राइमरी HCC हेपेटोसेलुलर हेपेटाइटिस सी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेप सी, हेप बी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेप सी अगर फार्मर है और उसमें आ रहा है HCC तो वही एफ्लाटोक्सिन, एफ्लाटोक्सिन कार्सिनोजेनिक होते हैं ना। एफ्लाटोक्सिन होंगे तो हेप सी। एक पेशेंट है पाइप फैक्ट्री में काम करता है, पाइप फैक्ट्री में ना विनाइल क्लोराइड होता है इस्तेमाल, और ये HCC करवाता है। ये रट्टे वाली बातें इसलिए समझा नहीं रहा। HCC अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा होती है? वैसे ना ये 10 से कम होती है, 10 से कम होना ठीक है, 400 से ज़्यादा होना ना हाईली सजेस्टिव है कि उस बंदे को ना HCC चल रहा है। मतलब 400 से ज़्यादा अल्फा फीटोप्रोटीन हो और साथ में कोई उसको लीवर का मसला भी चल रहा हो, कि मैस वगैरह भी हो। अगर 10 से 400 के दरमियान है तो ये सजेस्टिव है, हाईली नहीं, सजेस्टिव है, सस्पेक्टेड है, बल्कि सॉरी सस्पेक्टेड कहेंगे। कौन सा है जो नॉर्मली अमाइनो? अच्छा, ये देखो, ये अल्फा फीटोप्रोटीन ये नॉर्मली ना फीटस में प्रोड्यूस होती है, अमाइन एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद होती है, ठीक है। ये न्यूरल ट्यूब में बन रहा होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। तो और HCC में रेज्ड होता है, तो कौन सा है अल्फा फीटोप्रोटीन? वो कहता है अल्कोहलिक पेशेंट है, LFT ज़्यादा है, AFP ज़्यादा है, HCC सस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, LFTs भी ज़्यादा है। एक बंदा आया है और उसमें उसने करवाया मसल मास देखा और अटेम्प्ट। अच्छा, एक बंदा ने ना, अच्छा उसने ना एक वो ली है, ड्रग ली है उसके दोस्त के कहने में ना, कोई सब्सटेंस इंजेक्शंस लिए हैं किसी सब्सटेंस के, ये स्टेरॉइड्स लिए हैं उसने, जो एंड्रोजन्स लिए हैं इसने, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह ना, उनको उसको भी स्टेरॉइड्स होते हैं ना, तो उनको लेते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से उसको मसले आए हैं काफ़ी। और हाइपोस्पर्मिया भी करवाता है ये, ठीक है, इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है बंदे को, तो इसलिए अवॉइड करने चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये ना ये HCC का रिस्क भी बढ़ाते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स जो है ना, टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये। अच्छा, और ये वही सेम सिनेरियो कि ड्रग ले रहा था अपनी फिजिक बढ़ाने के लिए, एजोस्पर्मिया भी हो रहा है, बाकी मसले भी हो रहे हैं, तो ये HCC का रिस्क बढ़ाते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं HCC का रिस्क बढ़ाते हैं। एक
पहले अल्कोहलिक बंदा था, सिरोसिस डेवलप होगी, उसने शराब पीना छोड़ दी, तो किस चीज़ का रिस्क अभी भी है? एचसीसी का रिस्क अभी भी है। अलबत्ता शराब छोड़ने से जो उसका सिरोसिस हो रही थी, मे बी वो ज़्यादा वर्स नहीं होगी, ठीक है? अभी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वो मज़ीद वर्स नहीं होगी, लेकिन जो हुई पड़ी है और एचसीसी उसमें हो सकता है, तो उसका रिस्क खत्म नहीं होगा। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। अच्छा, अल्फा फीटोप्रोटीन 107 है और हिपैटिक नोड्यूल है। अब 107 जो है ना, ये सस्पेक्टेड एचसीसी है, तो वो कहते हैं लाइकली हैज एचसीसी, ठीक है? मोस्ट कॉमन हिपैटिक मैलिग्नेंसी कौन सी है? मेटास्टेसिस, हाँ। इटसेल्फ प्राइमरी नहीं, मेट्स आते हैं लिवर में, हर जगह से आते हैं, क्लोन से भी आ जाते हैं और सब। हाइपरकैल्सीमिया इज नॉट अ फीचर ऑफ एचसीसी, ठीक है? बाकी आप उसकी एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगी, जिस तरह की सार्कोइडोसिस का है, और और भी कई मतलब हैं जिनमें जिनमें ना, जिस तरह स्मॉल सेल कार्सिनोमा, वो भी जो पीटीएच रिलीजिंग, समझ रहे होंगे आप। मेरे ख्याल है आरसीसी का भी है, जिनमें भी ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, तो इसका नहीं है। मोस्ट लाइकली काज ऑफ लिवर कैंसर इन अल्कोहलिक मैन क्या होगा? अल्कोहल। और 44 साल का बंदा है, 10 साल से उसको मसले चल रहे हैं, जॉन्डिस वगैरह, और अभी ये आ गया बिलिरुबिन 1.8 है, जो कॉन्जुगेटेड है वो 0.8 है, और उसको फाइब्रोसिस हुई पड़ी है। सरफेस एंटीजन टेस्ट विल लीड टू, ठीक है, करवा लो, आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे ना हम लोग वो भी करवा सकते हैं इसमें, अब सोचा जाए तो सी भी बनता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होगा। एक अडल्ट कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पेप्सिया और ये सब अल्कोहल कंजम्पशन। अच्छा, जो होता है ना ये मैलरी बॉडीज ना, ये आती हैं उनके अंदर, फैटी लीवर के अंदर, अल्कोहलिक्स में जो फैटी लीवर होता है ना, उसमें ये मैलरी बॉडीज मिलती हैं, और ये क्या होती हैं, ये ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये हम आगे आएगा एमसीक्यूज। मैलरी बॉडीज मिल रही है तो अल्कोहलिक है बंदा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक बंदा है। पीस मैल नेक्रोसिस मिल रही है, ये ना, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में मिल जाती है, ठीक है? क्रोनिक हेपेटाइटिस में मिल जाती है पीस मील नेक्रोसिस, लेकिन अल्कोहलिक्स के साथ भी ज़्यादा इसकी एसोसिएशन है। अल्कोहलिक बंदा है, और उसके बाद उसको ना, अब ये सारी मसले चल गए, फाइब्रोसिस भी डेवलप होगी, तो कहता है क्या हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स होगी उसके लिवर में? अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक, क्रोनिक अल्कोहलिज्म उसकी वजह है। द काज ऑफ सच, तो वो अल्कोहल ही है। एक बंदा है और उसका ना इन्फ्लेमेशन एक्सटर्नल पोर्टल एरियाज में भी है, टर्मिनल हेपेटिक वेन्स में भी है, लिवर नेक्रोसिस भी है, लब्यूल, मोस्ट लाइकली ऑफ क्रोनिक एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है? ये इसका ऑप्शन, मतलब क्रोनिसिटी चल रही है, उसको मसला चल रहा है अंदर। एक पेशेंट है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, और उसको मसला चला है सारा ये उसके अंदर, तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस रिस्क फैक्टर है। एक बंदा है, वो ए एल टी एस ये सब कुछ उसका ड्रॉपलेट्स इन, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी उनको मिले हैं पेटोसाइट्स में, तो क्या डायग्नोसिस हुआ? क्रोनिक अल्कोहलिज्म हुआ, मतलब उसको ऑप्शन में ये होगा। मिडिल एज पेशेंट है, हैवी ड्रिंकर है, तो क्या मिलेगा बायोप्सी में? डिसऑर्गेनाइज्ड लिवर मिलेगा। एक क्रोनिक हेप सी का पेशेंट है, ए एस टी एल टी लेवल से ज़्यादा है, तो क्यों ए एल टी एस ज़्यादा होते हैं? हेपेटोसाइट डैमेज की वजह से। अल्कोहलिक पेशेंट है, क्या मिलेगा? स्टियाटोसिस मिलेगी, फैटी लिवर मिलेगा। पाकिस्तान में फैटी लिवर का सबसे कॉमन काज क्या है? हमारी डाइट ऐसी है। मोस्ट लाइकली काज ऑफ फैटी लिवर इन क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी में ऐसा होता है कि हमारे लिवर है ना, इसलिए बनानी होती है लिपोप्रोटीन्स, जिसमें अपने पास आ जाता है ये अपना काइल वी एल डी एल एच एल डी एल है ना, एच डी एल, ये सारे लिवर ने बनाने होते हैं, तो उसमें ये लिपोप्रोटीन्स हैं। तो अब प्रोटीन तो आ नहीं रही, तो जो लिपिड्स है वो स्टोर होते रहते हैं लिवर में, तो जिसकी वजह से ना उसमें फैटी लिवर हो जाता है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में ये काज होती है। ये आ गया एक बंदा, उसको ना फैटी लिवर है, सब कुछ चेक करवाया है, सीरम एल्ब्यूमिन उसकी 2.8 है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से। एक 62 साल का बंदा है, डिसओरिएंटेड स्टेट में हमारे पास आया है, उसमें ना मैलरी बॉडीज मिली हैं जो कि इंटरवोवन बंडल्स होते हैं, किस चीज़ के? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, ये आपको पहले बता दिया था। एक ये आ गए हमारे पास कुछ सवाल। अच्छा, ये ना सारे कोलिस्टेटिक पैटर्न शो करेंगे, मतलब
जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो ना गाल अपना उसकी बिलरी की, बाइल की, तो वो वाले पैटर्न है। इसमें एक खास सवाल ये है कि एक फीमेल पेशेंट आई है, जॉन्डिस है, प्यूराइटिस है, ज़ैंथोमा है। तो ये इसमें हम लोग हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी है, ये एंटी माइक्रोबियल एंटीबॉडी, ये कौन सा, ये है ना प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का है सिनेरियो। वैसे तो ये जॉन्डिस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बिलीरुबिन रिलीज हो रहा, प्यूराइटिस क्यों हो रहा है, बाइल साल्स रिलीज नहीं हो रहे, ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, ज़ैंथोमा क्यों हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। अब ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं बाइल के अंदर, जब बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो सारे ये ब्लड में ज़्यादा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन ये सबका ज़्यादा होना ना, इसका ज़्यादा रिलेशन जो है, खासतौर पे फीमेल पेशेंट हो तो उसका ज़्यादा ताल्लुक है इसके साथ, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के साथ। और ये तो इसके लिए एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज हम टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ से आप याद रखें, जब तीनों चीज़ें आएँ और एक फीमेल पेशेंट में आ रही हो ना, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये सस्पेक्ट करना है। सही है, वरना वरना किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन भी हो ना, मतलब स्टोन्स की वजह से हो जाए, या फिर ये जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस होता है जो कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, इनमें भी ये हो सकता है, लेकिन इतना कॉमन नहीं होता, कि मतलब ये सब चीज़ें नहीं होती इतनी ज़्यादा कॉमन। एक ये वही चीज़ें आ गई। जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, ये क्या है, इसमें ना ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होगा, पहली बात। ये इसका ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएशन होती है। उसके अलावा मतलब यूँ हो सकता है कि आपको ना एक बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो और आपको बाद में उसमें कोई बिलीरुबिन ज़्यादा हो, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हो। एक बंदे में आपको आपने बायोप्सी कराई, आपको लिवर में ये मिला और आप उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की ज़्यादा की तरफ ढूँढोगे। मतलब ये दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा इसमें जो वो है ना अपनी वेसल्स, सॉरी बाइल बिल डक्ट्स जो हैं, उसमें आपको ओनियन स्किन फाइब्रोसिस नज़र आती है। सही है। एक प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो है, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ऑटो इम्यून है, बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एग्जिस्ट कर सकती है, जिस तरह के मतलब जो भी बाकी ऑटो इम्यून है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह या फिर जो भी है। और ये एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज इसमें मिलेंगी। इसमें ना ये कैरेक्टरिस्टिक के सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, इचिंग होगी और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया ज़्यादा एसोसिएशन इसके साथ है। बाकी बाकी ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है। अच्छा, ज़ैंथोमा भला क्या होता है? ज़ैंथोमा होता है कि ये ना हमारे ज़ैंथोलेस्मा सुने ना हमने, ज़ैंथोलेस्मा आँखों के आईलिड्स पे वो कोलेस्ट्रॉल कलेक्शन होने की वजह से वो बन जाते हैं नोड्यूल्स येलो कलर के। तो वो ज़ैंथोलेस्मा, ज़ैंथोमा भी वही है। जब आईलिड्स पे बन जाए तो उसको स्पेसिफिकली ज़ैंथोलेस्मा कह देते हैं, अदरवाइज़ बॉडी में कहीं भी बन रहे हैं उसको ज़ैंथोमा कह देते हैं। एक ही चीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया को शो करती है। अच्छा चलो एमसीक्यूज करते हैं जल्दी जल्दी। जॉन्डिस एक मेल है, जॉन्डिस के साथ आया है जनरलाइज। अच्छा ये भी देख लें, जो है ना प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, जो कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ये इंट्राहीपैटिक भी है, एक्स्ट्राहीपैटिक भी है, दोनों बिलियरी डक्ट्स को इफेक्ट करता है। जो कि फीमेल्स वाला है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वाले, ये सिर्फ इंट्रा वाले को इफेक्ट है, इंट्राहीपैटिक शो करता है। अब एक मेल है, जॉन्डिस है, जनरलाइज्ड इचिंग है और एएलपी भी उसका ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब कोई कोलिस्टेटिक पैटर्न है ना, तो इसमें वो कहते हैं कौन सा होगा, तो एक्स्ट्रा होगा। क्यों मेल है, क्या सस्पेक्ट करूँगा मैं ज़्यादा, अगर मैंने करना हो तो मैं करूँगा ये अपना पहले वाला प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। इसी तरह जॉन्डिस है, जनरलाइज्ड प्यूराइटिस है, एलिवेटेड एएलपी है, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस है। सही है। तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टोन से भी तो हो सकती है, वो तो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको आइडिया ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये एक अहम एक फीमेल पेशेंट है, जॉन्डिस है, प्यूराइटिस है, ज़ैंथोमा है, कौन सा टेस्ट करवाओगे? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। एक वुमेन है, आइज लुक येलो, हाइपोथायरॉयडिज्म भी साथ में चल रहा है, कौन सी ऑटो एंटीबॉडी देखना चाहोगे इसके अंदर? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देखना चाहूँगा। एक हाउसवाइफ है, हमारे पास आई है एक्यूट बिलियरी कोलिक के साथ। अच्छा, एक्यूट बिलियरी कोलिक जो है, अब ये ज़्यादा है रिलेटेड उसके साथ, स्टोन्स के साथ। एक्यूट होता है ना कि अचानक से स्टोन आके फंस गया और उसको अचानक से दर्द शुरू होगी, तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मॉर्फिन दे दी है। वैसे एनसिड्स बहुत अच्छे हैं, मॉर्फिन भी, पेन भी ज़्यादा होती है तो मॉर्फिन भी अच्छी है, तो मॉर्फिन दे रहे हैं, गुड पेन रिलीफ इन दिस पेशेंट के लिए।
ये है अपना एंटीस्पाज़मोडिक है, उसके साथ आती है, बस्कोपान के नाम से आती है, ठीक है? हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो भी देंगे, वो एंटीस्पाज़मोडिक है, तो वो कंट्रैक्शंस जो हो रही है स्मूथ मसल की स्टोन के रेजिस्टेंस में कि वो पेन काज करते हैं, तो उसको रिलैक्स करवा देंगे, ताकि जब तक स्टोन या तो पास नहीं हो जाता या फिर हम निकाल नहीं लेते। अच्छा, ये भी वही सेम है, जो मॉर्फिन दे दी है, और क्या दे सकते हैं आप उसको, एंटीस्पाज़मोडिक दो। एक पेशेंट है, 6 साल पहले कोलेक्टमी हुई है, 6 साल पहले कोलेक्टमी हुई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ ज़हन जा रहा है हमारा, अब साथ में जॉन्डिस के साथ आ गया। तो और अब इंट्रा हिपैटिक फाइब्रोसिस, वैसे मैंने आपको बताया था दोनों ही होती है, इंट्रा भी होती है, एक्स्ट्रा भी होती है मेल्स में ना, मेल्स तो बेचारे फिर अब, तो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस आ गया। पेशेंट है, टोटल कोलेक्टमी हो चुकी है, अब जॉन्डिस के साथ आ रहा है, लिवर बायोप्सी पे स्किन ऑनियन स्किन लेन आ रही है, ठीक है? मेल्स मेल्स में इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी, मेल्स बेचारे दबके रहते हैं, दूसरा उनकी टोटल कोलेक्टमी वाला मसला भी साथ में आ गया, एक ये बात, और उन वो प्याज भी ज़्यादा खाते हैं, सही है? तो यूँ याद रख लेना है। अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद, इन सब के साथ आया है, एच बी कम है, बिलीरुबिन कंजुगेटेड है, ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं, पिगमेंटेड स्टोन, गाल स्टोन, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, इंक्रीज्ड फैट कंटेंट ऑफ स्टूल। अच्छा, परेशान मैं आपको बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि जब आप अभी लाइंस पढ़ोगे लगेगा कि भूल गया, फिर ये जो वहाँ 4 ऑप्शंस आएंगे ना, अगर आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा तो आपको मसला नहीं होगा, आप इंशाल्लाह आप सही क्लिक करोगे। कौन सा है जो ट्रांसफ्यूज थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन? हेपेटाइटिस। मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इज हेपेटाइटिस, ओवरऑल हेपेटाइटिस, उसमें से भी कौन सा, हेपेटाइटिस बी। मोस्ट डेंजरस लिथल पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इज CMV, जिसको हो जाए उसको। HbHc का मोस्ट कॉमन क्या है? इन्फेक्टेड नीडल्स हैं इन डॉक्टर्स, इन नर्सेस, जनरल पॉपुलेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक एब्डोमिनल सर्जरी की है और जॉन्डिस डेवलप हो गया है, हेपेटाइटिस का पता चला। कौन सा है जो कि ब्लड के साथ ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ज़्यादा होता है? हैप्पी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ज़्यादा होता है हैप्पी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ज़्यादा होता है CMV, सॉरी CMV भी एक कॉमन एंटीजन है, तो अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि अब होती भी है। मोस्ट लिथल पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन CMV, ठीक है? 2 हफ्ते बाद हेपेटाइटिस A डायग्नोज होने के बायोप्सी की, क्या होगा? नॉर्मल होगा। हेपेटाइटिस A क्रोनिसिटी में तो नहीं जाता, जब ठीक हुआ तो मसला भी खत्म, वो इन्फ्लेमेशन थी वो भी सेटल डाउन होगी। क्रोनिक हेपेटाइटिस का कब पता चलता है? 6 माह से जब ज़्यादा ड्यूरेशन चला जाए, 6 माह से ज़्यादा चला जाए। वुमेन है, क्रोनिक हेप सी है कई सालों से, क्या होगा? फाइब्रोसिस मिलेगी आपको। हेप सी है, क्रोनिक है, फाइब्रोसिस मिलेगी, क्रोनिक है, फाइब्रोसिस मिलेगी, सही है? चलें।